नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। स्वागत है हमारी खास पेशकश न्यूज एक्सप्लेनर में, जिसमें हम आपको बताते हैं खबर के पीछे की पूरी खबर और उसके मायने। इसी कड़ी में आज बात तमिलनाडु की राजनीति में उस जातीय समीकरण की जिसे समझना और जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लिहाजा वोट बैंक के हिसाब से भी यहाँ तमाम राजनीतिक दल अपने समीकरण बैठाने में लग गए हैं। आपको बता दें, यूपी बिहार की तरह ही तमिलनाडु में भी जाति की राजनीति काफी मायने रखती है। हालांकि दक्षिण की इस राजनीति से उत्तर भारत के ज्यादातर लोग कम ही परिचित हैं। यूं तो राज्य की राजनीति में दलित और तमिल भौमिकता का बोलबाला है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में एक और वर्ग है जो पिछले काफी समय से हाशिए पर चला गया है, लेकिन उस वर्ग की उम्मीदें अब फिर से परवान चढ़ने लगी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में ब्राह्मण वर्ग की। दरअसल तमिलनाडु में सियासी तौर पर ब्राह्मणों के कमजोर होने के पीछे एक बड़ी वजह अय्यर और अयंगार समुदाय के बीच की अदावत को माना जाता है। अब यहाँ आपको समझना यह जरूरी है कि अय्यर और अयंगार समुदाय हैं क्या, दूसरी बात इनके बीच खींचतान की वजह क्या है, और तीसरी बात तमिलनाडु में राजनीतिक तौर पर ये कितने प्रभाव रखते हैं। दरअसल तमिलनाडु में अय्यर और अयंगार की अदावत सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दशकों से ये जंग चलती आ रही है। दरअसल अय्यर और अयंगार की लड़ाई पूजा पद्धति को लेकर है। अय्यर ब्राह्मण अद्वैत वेदांत का अनुसरण करते हैं, जिसकी शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। अहम ब्रह्मास्मि, संसार में ब्रह्म ही सत्य है, यही अय्यर ब्राह्मणों की विचारधारा है। 16 संस्कारों का पालन करने वाले अय्यर ब्राह्मण धोती या वेष्टी पहनते हैं। अय्यर ब्राह्मण तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश और कुछ हद तक कर्नाटक में भी रहते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि अय्यर ब्राह्मणों की गिनती सबसे विशिष्ट जातियों में होती है। ब्रिटिश काल से लेकर अब तक किसी जाति से ऐसे लोग निकले जो पढ़ाई और अन्य क्षेत्र में आगे रहे हैं, यानी कुल मिलाकर इसे एलीट क्लास कहा जा सकता है। वहीं तमिल ब्राह्मण की ही दूसरी उपजाति है अयंगार ब्राह्मण। तमिल भाषी हिंदू ब्राह्मण अयंगार वशिष्ठाद्वैत का अनुसरण करते हैं, जिसकी शुरुआत आचार्य रामानुज ने की थी। अय्यर जहां सिर्फ ब्रह्म पर विश्वास रखते हैं और दुनिया को एक माया का रूप मानते हैं, वहीं अयंगार का मानना है कि जगत भी ब्रह्म का ही हिस्सा है। ऐसे में ब्रह्म के साथ जगत का सम्मान भी जरूरी है। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अयंगार ब्राह्मणों में भी दो उपजाति हैं, वडकलई और तेनकलई। अयंगार की इन दो उपजातियों में भी पूजा पद्धति को लेकर सदियों से संघर्ष चला रहा है। वडकलई और तेनकलई में विवाद इतना गहरा है कि इसको लेकर एक बार तो मद्रास हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि जब तक धरती है तब तक इनका झगड़ा खत्म नहीं हो सकता। अब बात करते हैं मौजूदा वक्त में इस जातीय समीकरण का राजनीति पर असर क्या है। आजादी के वक्त तक तमिलनाडु में ब्राह्मण राजनीति का काफी वर्चस्व रहा, लेकिन समय बीतने के साथ ही द्रविड़ आंदोलन और दलित राजनीति के उभरने से यहाँ इनका दबदबा कम होता चला गया। इतना ही नहीं, दलित समेत दूसरी छोटी जातियों की तरफ से अगली जातियों पर दबाने, आगे बढ़ने का मौका नहीं देने और प्रताड़ित करने जैसे कई आरोप लगे। इसी के बाद तमिलनाडु की सियासत में द्रविड़ मूवमेंट के साथ दलित और तमिल राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, जिसके चलते ब्राह्मण मतदाताओं का दबदबा कम होता चला गया। तमिलनाडु में डीएमके और फिर एआईएडीएमके के दबदबे ने पूरी तरह से इस जातीय समीकरण को ध्वस्त कर दिया। यहां आपको यह बताते चलें कि जयललिता राज्य के शीर्ष पद तक पहुंचने वाली आखिरी ब्राह्मण नेता थी। मुख्यमंत्री बनने वाली वो अब तक की दूसरी ब्राह्मण नेता थी। ये बात दूसरी है कि 2014 में राज्य में बीजेपी की आमद के बाद से ब्राह्मण पुनरुद्धार की चर्चा चल पड़ी है। हालांकि यहां ब्रिटिश काल से ही ब्राह्मणों ने प्रशासन पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना रखी थी, लेकिन वो कभी भी राज्य की विधायिका या कार्यपालिका पर हावी नहीं हो पाए। बाद में पेरियार ईवी रामास्वामी के तर्कवादी आंदोलन के बाद उभरे गैर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को हाशिए पर ला दिया। इसी बीच तमिलनाडु में 1967 के चुनावों में डीएमके सत्ता में आई और कहा जाता है कि यहां से ब्राह्मणों की वापसी का रास्ता ही एक तरह से बंद हो गया। डीएमके के पहले मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई ने आक्रामक ब्राह्मण विरोधी नीति का पालन नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि उनके उत्तराधिकारी एम करुणानिधि ने सुनिश्चित किया कि समूचे सरकारी और कार्यकारी तंत्र से ब्राह्मणों का सफाया कर दिया जाए।
ये स्वाभाविक भी था क्योंकि ओबीसी जनसंख्या के 70% थे और ब्राह्मण महज 2.5 से 3%। फिर भी अपनी जनसंख्या के अनुपात के विपरीत ब्राह्मण नेता तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय तक बने रहे। अब बीजेपी के तमिलनाडु में पैर जमाने की कोशिशों से ब्राह्मणों की उम्मीदें फिर से बढ़ने लगी हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से बात करें तो तमिलनाडु के कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें चेन्नई, मदुरई, पलक्कड़ शामिल हैं, जहां पर अय्यर और अयंगार ब्राह्मण समुदाय के वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। भले ही पूरे राज्य में इनकी संख्या ऐसी नहीं है कि हवा का रुख एक तरफा कर दे, लेकिन फिर भी वोट बैंक के हिसाब से राजनीतिक दलों के लिए इन दो समुदायों को अपने पक्ष में करना जरूरी हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन दोनों समुदायों के पास ही तमिलनाडु के बड़े बड़े मंदिरों की बागडोर है।